तो हेलो एवरीवन। और हमारा क्लास हम आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये जो है चैप्टर जो है 12th क्लास के यूनिट 7 से स्टार्ट कर रहे हैं आज। और ये जो यूनिट 7 है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मुझे कमेंट बोला था कई लोगों ने कि यूनिट 7 जो जेनेटिक चैप्टर है उससे हमको मीटिंग चाहिए करेंगे। तो हम आज पहला क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाकी जिनको शुरू से चाहिए वो बता देंगे। वैसे अभी यहीं से करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शुरू का थोड़ा सा लेंथी है करके मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं तो शुरू से ही लेंथी टॉपिक से स्टार्ट करता तो फिर बोर हो जाते हैं। तो जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ये बहुत ज्यादा काम आता है आगे। तो अगर इसको जो समझ लिया वो समझो कि कम से कम 25% जो 12th का सिलेबस है वो समझ लिए। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी से सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो राइटिंग थोड़ा सा अगर बता रहे हो तो अच्छा नहीं है, इसमें ध्यान मत देना। बाकी मैं बोल के पूरा बताऊंगा, इससे समझ में नहीं आएगा या फिर कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि राइटिंग छोटा लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। यूनिट 7 जो है आनुवंशिकी तथा विकास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, और चैप्टर का नाम है लेसन 5 जो है 5 जो है वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अब इसमें कुछ टर्म्स आए हैं, टर्म्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या मतलब होता है उनका। हम इधर जैसे बोल रहे हैं जेनेटिक, आनुवंशिकी और विविधता और इनहेरिटेंस, मतलब वंशागतिकी। तो उसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आनुवंशिकी क्या, जेनेटिक क्या है। ये स्टडी ऑफ द जीन एंड इनहेरिटेंस, मतलब जो आनुवंशिकी है वो एक क्या बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वो आते हैं, ब्रांचेस आते हैं जिसमें स्टडी की जाती है। जीन की स्टडी की जाती है और इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है। मतलब इसके अंदर ये क्या की जाती है, वंशावली के भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आनुवंशिकी में मतलब मेनली हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि जीन्स होता क्या है। अब ये कपड़े वाला जीन्स नहीं है ना, ये बायोलॉजी में जीन मतलब अलग होता है। जीन मतलब डीएनए आरएनए जो हम लोग पढ़ते हैं उनके अंदर जो पाया जाता है उनको जीन्स बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, और इंटेलिजेंस वंशागतिकी का जो अध्ययन होता है वो इसके अंदर होता है, आनुवंशिकी के अंदर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वंशागतिकी क्या होता है। अब जीन्स जीन्स का अध्ययन कर रहे हैं और इनहेरिटेंस का अध्ययन कर रहे हैं, लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब इनहेरिटेंस क्या होता है वो समझेंगे तो हमको आनुवंशिकी समझ में आ जाएगा। तो इनहेरिटेंस वंशागतिकी क्या होता है, इट्स बेस्ड ऑफ जेनेटिक passing the character parents to children and differentiation in character। ये क्या होता है, बेस होता है जेनेटिक का। जेनेटिक का क्या होता है, एक आधार होता है। इनहेरिटेंस जो है जेनेटिक का एक आधार होता है, जिसमें क्या होता है, पासिंग कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर है वो पास होते हैं किससे, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन है। जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वो चिल्ड्रन में पास होते हैं। बट हम जैसे अगर देखा जाए तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत ही दिखाई देते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे, बट सिमिलर नहीं दिखाई देते। मतलब डिफरेंस रहता है। तो इसी को कहा गया है कि कैरेक्टर जो है डिफरेंशिएशन है, दोनों कैरेक्टर जो है डिफरेंशिएशन है। मतलब ये वंशानुगति मतलब चलते रहता है, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन चलते रहता है। बट ये है कि इसमें सिमिलरिटी नहीं दिखाई देगी, थोड़ी बहुत दिखाई देगी, बट डिफरेंस रहता है। इसी को विविधता कहा जाता है। जो डिफरेंशिएशन है, वेरिएशन है, वही क्या है, विविधता है। और यहाँ जो संसार में रहने वाले जो भी प्राणी है विविधता के कारण ही चल पा रहे हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, किसी को नहीं पहचान पाते। ये एक वेरिएशन ही है जिसके कारण हम पहचान पाते हैं। और वेरिएशन भी कैसे आता है वो अगर सेल डिवीजन में देखेंगे, जो सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो ऐसा क्यों होता है, हम क्यों सेम दिखाई नहीं देंगे। कुछ कुछ जो चीज है वो सेम दिखाई नहीं देती, ऐसा क्या हमें प्रोसेस होता है, हमें क्या प्रोसेस होता है वो देखेंगे बाद। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं मेंटल। अब इस टॉपिक में जो वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत है, इसमें हम उसका टर्म्स के बारे में देखते हैं कि इसमें टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब उसमें एक आता है मेंडल। मेंडल जो है एक साइंटिस्ट है जिसका पूरा नाम है ग्रिगोर मेंडल। अब ये क्या किया था ऐसा जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था वो, ये मटर के पौधे में किया था।
इसीलिए बोला गया है ना बेटर था मटर के पौधे के चुनाव का कारण। अब वो मटर के पौधे को ही क्यों चुनाव किया, इसका भी हम लोग देखेंगे कि क्यों चुना वो मटर के पौधे। ठीक है। तो वैसे वो कब तक एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधे में? 7 ईयर्स। ठीक है, 7 वर्ष तक वो काम किया था। उससे कब तक? 1856 से 1863 तक वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ाई किया, उसमें अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट किया। तब जाके हम लोग ये संकरण जो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये इसी के अंदर मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया उसी के सफलता के कारण। और उसने मटर के पौधे को चुना। अब ये मटर के पौधे को क्यों चुना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मटर के पौधे को चुनने का कारण क्या है। पहला कारण है उसका विपर्याय लक्षण। विपर्याय लक्षण मतलब मटर के पौधे में विपर्याय लक्षण पाए जाते हैं। मतलब किसी एक कैरेक्टर के दो अलग अलग एलिस पाए जाते हैं। मतलब जैसे हम बोलेंगे कि वो ऊंचाई एक कैरेक्टर है, बट ऊंचाई पे हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ हमेशा लंबा हो सकता है। मतलब कोई लंबा भी हो सकता है और बौना भी हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, टॉल हो सकता है। तो ये विपर्याय लक्षण प्रेजेंट करता है कौन सा? मटर का पौधा। ये सबसे बड़ी खास बात है। मटर जो है मटर के पौधे का चुनाव है उसका। अब दूसरा देख लेते हैं, मटर का पौधा क्यों नहीं होता है, मतलब बाइसेक्सुअल होता है। जिसमें क्या होता है, एक ही प्लांट में एक ही प्लांट में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो मटर के पौधे में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पुंकेसर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, स्टैमेन जो है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब स्प्लिंग एसिड को बोलते हैं पिस्टिन। इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जो कि मेंटल के सिलेक्शन करने का कारण है। ठीक है, दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण क्या है, ये जो पौधा रहता है वो कुछ पीढ़ी का पौधा है। कुछ पीढ़ी का पौधा रहता है मतलब जिसमें 6 से 7 महीने में जिसका फर्स्ट जनरेशन है वो बहुत जल्दी फास्टेस्ट कंप्लीट कर जाती है। बहुत जल्दी फल बन जाते हैं, बहुत जल्दी बीज बन जाते हैं, बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाती है। जो कि एक मटर पौधे को चुनाव करने का कारण है। तीसरा कारण है ना। अब चौथा कारण देख लेते हैं। अब देखो, वो बाइसेक्सुअल है मतलब उसमें क्या हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। मतलब वो स्वपरागण भी कर सकता है और पर परागण भी कर सकता है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन मतलब स्वपरागण और क्रॉस पोलिनेशन मतलब पर परागण। ठीक है, मतलब दो ही डिग्री होने के कारण अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 डिग्री करके तो ये दो जगह लिख सकते हैं लोग, दो अलग अलग जगह उसमें दो ऑर्गन है। मतलब ये इसमें मतलब माइनस साइड हो जाना चाहिए कि तो सेल्फ पोलिनेशन भी होगा, क्रॉस पोलिनेशन भी होगा, क्योंकि दोनों ऑर्गन। ठीक है, ये उससे चौथा कारण आता है। अब पांचवा देख लेते हैं ऐसा कौन कौन सा लक्षण है। ठीक है, तो सबसे सात उसके बी पर यह लक्षण थे। अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेंडल ने जो पंडर का पौधा चुनाव किया था वो कौन कौन से लक्षण के कारण किया था, कितने लक्षण के कारण किया गया। तो सात जो लक्षण मेन है उसमें विपर्य लक्षण, उसको देंगे। सबसे पहला तने की ऊंचाई। जो मटर का पौधा था उसके तने की ऊंचाई लंबा भी था और पौना भी था। ठीक है, ये जो हम लोग बना रहे हैं ऊंचाई रंग रूप करके, ये क्या है, एक कैरेक्टर है, एक लक्षण है। और बाकी हम जो उसके दो विपर्याय लक्षण बोले वो एक एलियस है। ठीक है, किसी एक लक्षण के दो विपर्याय एलियस होते हैं। तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा में कौन सा लक्षण है, फूल का रंग। फूल का रंग क्या होता है, बैगनी भी होता है और सफेद भी होता है। मटर के पौधे का जो फूल का रंग है वो बैगनी होता है और सफेद भी होता है। तीसरा देखते हैं फूल की स्थिति। फूल की स्थिति क्या होती है, अक्षीय होती है, सीमांत होती है। मतलब वो अक्ष में भी बोलते हैं और सीमांत में भी बोलते हैं, सीमा में भी बोलते हैं। ठीक है, चौथा है फली का आकार। उसके फल का आकार रहता है, फली का आकार रहता है, वो फूला हुआ भी रहता है और सिकुड़ा हुआ भी रहता है। ये सभी क्या है, जस्ट अपोजिट अपोजिट है, मतलब विपरीत विपरीत है, इसलिए बोल रहे हैं उसको विपर्य लक्षण है। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं फली का रंग। उसका रंग क्या रहता है, हरा भी रहता है और पीला भी रहता है। उसका छठवा देख लेते हैं बीज का आकार। बीज का आकार जो रहता है गोल भी रहता है, मुरझाया हुआ भी रहता है। उसका अगला देख लेते हैं सातवां लक्षण, बीज का रंग। बीज का रंग पीला भी होता है, हरा भी होता है। तो ये मेनली सात लक्षण थे जो मेंडल ने इन सात लक्षण के कारण इनका चुनाव किया था। और ये उनके विपर्याय लक्षण भी हुए, कैरेक्टर के साथ उनके विपर्याय एनालिसिस भी है।
तो ये सब चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि वेंडर के बारे में क्या जान दिया, कितने दिन तक एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसा क्या कारण है जो उसने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। ठीक है, अब देखते हैं अगला फिर मेंडल का जो कौन कौन सा नियम था वो आगे देखते हैं। हाँ, तो गाइस आगे देखते हैं हम लोग कि मेंडल का आनुवंशिकता का नियम कौन कौन सा है, ऐसा कौन कौन सा आनुवंशिकता का नियम दिया है, क्या है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो मेनली जो मेंडल ने है तीन लॉज दिए हुए, तीन नियम दिए हुए हैं, तो वो कौन कौन से नियम वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो उसके नियम है उसका नाम पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा। ठीक है, सबसे पहले है प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, इसको एक एक बार वाइजली समझते हैं। मैं थ्योरी क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ ज्यादा, थ्योरी क्वेश्चन चाहिए तब मैं से मांग लेना, मैं दे दूंगा नोट्स। बाकी समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है इसमें लिखने के लिए, तो इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा पाऊँ कि क्या बोल रहा है नियम। बाकी तो मैं थ्योरिकल अपने बोलूंगा मुंह से। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख चुका हूँ मैं क्या होता है। सबसे पहला लॉ देखते हैं हम लोग, डोमिनेंस जो लॉ है, जो प्रभाविता का जो नियम बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कैसे हो। ठीक है, तो जब हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे टी टी लिखा हुआ, लंबा बोला लिखा हुआ, तो शायद कुछ चीज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ तरफ से वो बता नहीं पाया, उसके बाद बताऊंगा कि क्यों किसको क्या लिखते हैं, क्या होता है, एलियंस क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा। बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं इसमें, शंकर क्या होता है, ऐसा पढ़ते जाएंगे आगे, बट टर्म्स के बारे में बताऊंगा इसके बाद में। ठीक है, अभी देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। तो डोमिनेंस लॉ ये बोलता है कि जैसे हम कोई एक कैरेक्टर लेते हैं, मैं पहले बताया ना, कोई एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर ऊंचाई। ठीक है, लक्ष्य मतलब एक कैरेक्टर ऊंचाई है, उसका दो हमेशा विपरीत एलियंस होता है, एक लंबा एक बौना। फिर उस एलियंस के दो अलग अलग, मतलब दो आराम होते हैं। ठीक है, लंबा के लिए दो लोग कैपिटल डी लेते हैं, ठीक है, और बौना के लिए स्मॉल डी लेते हैं। क्यों, क्योंकि लंबा जो बॉल है वो प्रभावी होता है। अगर हम लोग इसका संग्रह करवाते हैं, जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो रहता है, ये जो लंबा वाला जो रहता है, इसका संग्रह कराते हैं, तो एल्फाबेट क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें से जो कैपिटल टी रहता है वो डोमिनेंस है। वो जो रहता है स्मॉल टी, जो लंबा का जो कैरेक्टर रहता है उसको दबा देता है, और जो अपना कैरेक्टर रहता है वो शो करता है। मतलब हम जब भी अगर एक संघ का क्रॉस जो करते हैं, उसमें जो है लंबा जो है, लंबा और बौना के जब क्रॉस करेंगे तो हमेशा F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में हमको लंबा ही पौधा प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि जो लंबा पौधा रहता है वो प्रभावी रहता है, वो बौना के जो क्वालिटी रहते हैं, जो लक्षण रहते हैं, उनको वो दबा देते हैं। इसीलिए बोलते हैं इसको प्रभाविकता का नियम, कि वो जो है जो बौने का जो लक्षण रहता है उसको दबा देता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है, बट मैं एक लांबा और बौना लेके इसको समझा रहा कि जो वो रहता है वो प्रभावी नियम ही शो करता है, बाकी जो अप्रभावी रहता है उसको दबा देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रभाविकता का नियम, क्योंकि वो प्रभावी है। देखिए, अब अगला देखते हैं दूसरा नियम, पृथक्करण का है। पृथक्करण मतलब अलग अलग होना। ठीक है, पृथक वाला सेग्रीगेशन होना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, हमेशा अगर देखा जाए तब जो दो एलियंस लिए रहते हैं, उनमें से जो युग्मक का निर्माण होता है, जो गैमेट्स का निर्माण होता है, उस तरह हमेशा देखा जाता है कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होता है। मतलब जितने जो जेन्स रहते हैं वो आधे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे अर्धसूत्री वाला। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो दो उसके ताकत है, उसमें से ये जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, एक एक में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एप्लॉइड हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है सेग्रीगेशन। जब भी हम संग्रह कराते हैं तो उस समय क्या होता है, गैमेट्स के निर्माण के समय वो सेग्रीगेट होते हैं। ये एकदम कॉमन है, आप सबको पता है कि हमेशा युग्मक के निर्माण के समय जो टेम्प्लॉइड रहते हैं, जो जीन्स रहते हैं, वो आधे हो जाते हैं। तो ये दिखा रहा है कि ये एक एक जा रहे हैं, आधे जा रहे हैं।
ठीक है, इसी को बोला जा रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमेशा जब समीकरण होता है तो वो एम्प्लॉइड होता है, जो डबल रहते हैं वो आगे होता है। तो ये है सेग्रीगेशन का नियम। ठीक है, उसके बाद है तीसरा नियम स्वतंत्र अभिवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, ये मेनली जो है ये जो नियम है वो दो ही संकर क्रॉस में देखने को मिलता है, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये देखने को मिलता है मेनली। इसमें क्या रहता है, जो लक्षण रहते हैं वो F1 पीढ़ी में तो प्रभावी वाला शो करता है, पर F2 पीढ़ी में जाते ही वो अलग अलग प्रकार के, मतलब उनके जो लक्षण है जो दिखाई देते हैं वो मिक्स दिखाई देते हैं, सभी टाइप के दिखाई देते हैं। मतलब उसमें जो लक्षण है वो पूरी तरह से चले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से चले जाते हैं। ऐसा नहीं रहता कि वो प्रभावी ही दिखाए, वो उसमें पूरे वो चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो पिल्ला और गोलमेज। ठीक है, तो पिल्ला को घेरा गोलमेज का नाम इसको कैपिटल वाई लिए है, और गोल को राउंड बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल आर लिए। और इस कैपिटल क्यों है, क्योंकि ये प्रभावी है, ये डोमिनेंट। और इसको भी यहाँ इसलिए कहीं लिया गया था क्योंकि नंबर को टॉल बोलते हैं, और गौना को भी उसके हिसाब से स्मॉल लिया गया था। ठीक है, जो प्रभावी है उसके हिसाब से हम लेटर ले लेंगे, अल्फाबेट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका पॉजिटिव को स्मॉल कर देंगे, जैसे सब पीला गोल भी लिए है, इसमें हरा और चूड़ीदार भी लिए। ठीक है, क्योंकि पीला और हरा कलर को शो कर रहा है पर्याय लक्षण। गोल और चूड़ीदार ये बीच को दिखा रहा है, तो जो गोल बीच और चूड़ीदार बीच विपर्याय लक्षण है, हमेशा विपर्याय लक्षण के बीच क्रॉस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा जनरेशन में तो कॉमन है कि ये पीला और गोल होगा, क्योंकि ये पीला और गोल इसलिए होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये प्रभाव्यता का नियम शो करता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे सेग्रीगेशन का नियम भी देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये डिप्लॉयड था, ये डिप्लॉयड हुआ, ये आर के डिप्लॉयड था, 2 आर, ये 1 आर हुआ, तो यहाँ सेग्रीगेशन का नियम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट F2 पीढ़ी, इसके बाद जो आएगा वो F2 पीढ़ी आएगा, जिसमें क्या होगा, हमेशा 4 तरह के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। अभी तक हम बोल रहे सिर्फ डोमिनेंट डोमिनेंट दिखाई देगा करके, पर स्वतंत्र अवलोकन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता है कि अ, जो 4 तरह के दिखाई देंगे उसमें से कुछ पीले और गोल दिखाई देंगे, तो कुछ हरे और गोल दिखाई देंगे, तो कुछ पीले और झुर्रीदार दिखाई देंगे, तो कुछ हरे और झुर्री दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि कुछ जनरेशन में क्या होता है, ये जो नियम है इसको शो कर रहा है। तो वो नियम समझ में आ गया है, तीनों नियम। अब आगे हम लोग टर्म्स देते हैं, टर्मिनेटर वाले देखते हैं कि इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से टर्म्स है जो हमारे पढ़ाई करते टाइम यूज होगा। तो टर्म्स को पहले समझते फिर आगे पढ़ेंगे। तो गाइस अपन आगे देखने वाले थे टर्मिनेटोलॉजी। मतलब हम लोग जेनेटिक चैप्टर प्रोडक्शन, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो आगे पढ़ते जाएंगे तो सभी टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे। सम एक संकर क्रॉस पढ़ेंगे, द्वि संकर क्रॉस पढ़ेंगे, डायनामिक कॉन्वॉल्यूट का जो भी वो आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तब जाके आपको जो नियम पढ़ रहे थे हम लोग, जो बैटल पे नियम 3 नियम पढ़े थे हम लोग, डोमिनेंस सेग्रीगेशन, वो पूरा चीज आपके हाइब्रिडाइजेशन में पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना, वो पूरा लॉ उसमें समझ में आ रहा है। तो देखो जान, अभी टर्म्स देखते हैं कौन 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 से ऐसे टर्म्स है। तो एलियस मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, एलियस वो होते हैं जो किसी एक कैरेक्टर को प्रेजेंस करने वाले जीन के दो अलग अलग कार्य। एक कैरेक्टर है, उनके दो अलग अलग क्या है, एलियस, लंबा वाला दोनों को प्रेजेंट करने वाले पाया है। ये क्या है, लंबा वाला एलियस, इसी को बोला जा रहा है कि कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करने वाले जीन के जो कारक है वो क्या कहलाते हैं, एलियस कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई पूछे कि एलियस क्या होते हैं, तो किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स के जो पावर रहते हैं उनको बोलते हैं एलियस। ठीक है, अगला देखते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होता है, सेम एलियस ओनर वन कैरेक्टर, मतलब किसी एक कैरेक्टर को, किसी एक लक्षण को शो करने वाले, प्रदर्शित करने वाले सेम अगर सेम एलियस है तो उसको बोलेंगे समयुग्मजी, मतलब होमोजाइगस। जैसे लंबा वन को प्रेजेंट करने वाले सेम एलियस, तो दिखाई दे रहे सेम एलियस, बड़ा वन को प्रेजेंट करने वाले सेम एलियस। तो ये क्या होगी कि हमेशा प्योर होगी, देखिए
होमो जो चाइनीज रहेंगे वो हमेशा प्योर रहेंगे। ठीक है, वो कैसे प्योर रहेंगे वो बताता हूँ आपको। हमेशा यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है इसमें, जो एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करने वाले जो एलियंस रहते हैं वो हमेशा अलग अलग है, और ये प्योर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा इससे क्या रहेंगे, दोनों मिक्स रहेंगे। जैसे ये देख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये प्योर हो ही नहीं सकता, ये हाइब्रिड टर्म होगा। हालांकि ये प्रभावी रहता है इसलिए टर्म रहेगा, लेकिन प्योर नहीं रहता। जैसे सेम सेम दिखाई दे, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, होमोजाइगस बोल रहा हूँ। ठीक है, जमीन मसीह बोल रहे हैं, और ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे हम इसको विषम मसीह बोल रहे हैं, हेट्रोजाइगस बोल रहे हैं। ठीक है, 14 देखते हैं जीनोटाइप। अब हम लोग जब पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दो चीज पढ़ेंगे। तो जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है, जो बेस्ड होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम उनको लिखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो कहलाता है जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या कहलाता है, जो फिजिकली देख के करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लें तो दो कैपिटल टी रहेगा तो प्योर टॉल रहेगा। ठीक है, अगर मिक्स रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो क्या रहेगा, हाइब्रिड टॉल रहेगा। टॉल तो रहेगा, लेकिन हम उसको टॉल बस नहीं बोल सकते। अगर जेनेटिकली देखा जाए तो क्या है, हाइब्रिड टॉल। ठीक है, और स्मॉल टी रहेगा तो वो प्योर डॉल्फ रहेगा, मतलब बोला है। ठीक है, अगर फिनोटाइप की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं रहता, जेनेटिक रूप से नहीं देखा जाता, फिजिकली जो दिख रहा है उस पर लिखता है, मतलब ऊपर ऊपरी लक्षण के हिसाब से लिखते हैं। ऊपर से वो लक्षण कैसे दिख रहा है, अंदर से जेनेटिकली हम नहीं देखते। अगर जेनेटिकली हम देखते हैं तो वो हो जाएगा जीनोटाइप। इसलिए हम लोग जब एक संकल्प में दूसरे संकल्प करते हैं तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों निकालते हैं, दोनों अलग अलग तरह से दिखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कैपिटल टी रहेगा तो भी टॉल ही रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो भी टॉल ही रहेगा, और स्मॉल टी रहेगा तो वो रहेगा बॉला। इसमें ये दोनों टॉल ही है, ये नहीं बोल रहे कि वो हाइब्रिड है कि प्योर है। अगर हम देखेंगे तो दोनों ये भी बड़ा ही दिखाई देगा, टॉल ही दिखाई देगा, ये बड़ा ही दिखाई देगा, टॉल ही दिखाई देगा। बट जेनेटिकली उससे अगर हम देखा जाए तो वो हाइब्रिड रहेगा। तो जो ऊपर से हम देख रहे हैं, जो ऊपर से लंबा दिखाई दे रहा है, तो वो फिनोटाइप। बट अगर अंदर से देखा जाए कि किस तरह से लंबा, कि प्योर वाला लंबा है कि हाइब्रिड वाला है, तब वो आएगा जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं संजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये अक्सर जब हम मियोसिस के अवसर करते हैं तब ये सुनने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम संजात गुणसूत्र। मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोफेज जो अवस्था होती है, प्रोफेज सेल डिवीजन की जो अवस्था होती है, उसमें क्या करता है, अ, जो मेल और फीमेल्स की जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, जो युग्मन करते हैं, जहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो सेम क्रोमोसोम्स रहते हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो रहते हैं, जो सेम सेम गुणसूत्र रहते हैं, उन्हीं को बोला जाता है संचार गुणसूत्र, जो आपस में युग्मन करते हैं। जो मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस अवस्था में जो समान जो गुणसूत्र रहते हैं, जो नर और मादा के जो समान जो गुणसूत्र रहते हैं, उनके बीच क्या होता है, युग्मन होता है। और उसी गुणसूत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, समजात गुणसूत्र। जो सेम जाति के रहते हैं, सेम समान दिखाई देंगे। ठीक है, और कुछ तरह से जैसे पैगिंग और रिपल्सन, ये अक्सर एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी रहती है उसमें ये यूज किया जाता है, ताकि हमको अपने डिजायर के हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार जो चाहिए हो, जिस तरह का हाइब्रिड वाला चाहिए हमको, प्लांट चाहिए, वो ऐसा मिल जाए। तो पहली में क्या होता है कि हमको एक अपने इच्छा के अनुसार कुछ बीज चाहिए, उसके लिए उसका जो वर्तिकांक रहता है उसको क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। इसमें जो वर्तिकांक है उसको बंद कर देते हैं ताकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, और हमको जो अ, इच्छा के अनुसार कुछ चीज चाहिए, हमको जो हाइब्रिड वाला चाहिए वो बीज हमको मिल सके। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, पैकिंग किया जाता है, आवरण किया जाता है, आवरण भी बोलते हैं उसको, क्योंकि इसमें एक आवरण डाल दिया जाता है वर्तिकांक के।
ताकि वो कोई अदर जो पॉलिनेशन ना हो सके, बनाकर उसमें कोई और ना हो सके, मतलब सब बनाकर बनाकर कोई अलग और ना हो सके, जो हमको इच्छा होनी चाहिए वही हो जाए, ताकि वो उसको बंद कर दीजिए और बाहर उसके कोई पार्टिकल्स ना आ सके उसमें। और उसके बाद हम इसको बोलते हैं इवेस्कुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सब बनाकर ना हो करके जो हमें हमारी जो इच्छा के अनुसार जिसको चाहिए वो हो करके जिसका जो मेन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन रहता है उसको हटा दिया जाता है, जो पुंकेसर रहता है, जो स्टामिन रहता है उसको हटा दिया जाता है, ताकि हम जिस टाइप के चाह रख रहे हैं, जिस टाइप का हमको चाहिए, जिस तरह के हाइब्रिड हमको प्लांट चाहिए, जिस तरह के बीज चाहिए हमको, वही वाला पॉलिनेशन करा देते हैं। और बाकी जो पुंकेसर हमको हटा है ऐसे करके यही किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आ गया होगा, जो मेंटल के नियम पढ़े वो समझ में आ गया होगा, मेंटल ने क्यों मटर का पौधा चुनाव वो समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज समझ में आ गया होगा, बाकी नहीं आया होगा तो बता देंगे कि कहाँ पे समझ नहीं आया, बहुत सी चीज समझ नहीं आया। बाकी जो नियम है वो आगे और चलेंगे कि जब हम लोग उसके एक साल का दो साल का उसको पढ़ेंगे तो उसके नियम जो है वो पूरे और कवर होते जाएंगे, तो नियम अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है आज के लिए, इतना पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए। बाकी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्चुअली।